नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। शुरुआत हम कर रहे हैं हरियाणा विशेष की। सीएम मनोहर लाल ने करनाल के करण लेक पर ही अधिकारियों की आज मीटिंग ली और इस दौरान उन्होंने शहर में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति के बारे में रिपोर्ट ली। यहां उन्होंने नगर निगम में हुए पार्षदों के हंगामे और अवैध कॉलोनियों में चले पीले पंजे को लेकर भी अधिकारियों से विस्तार से रिपोर्ट मांगी है। और इस दौरान करनाल के उपायुक्त और एसपी समेत नगर निगम कमिश्नर और कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। काम होते हैं, उसमें आते लोग मिलते हैं। अब सब लोगों का अपना अपना अलग अलग प्रकार होता है। कुछ संस्थागत तरीके से किसी की डिमांड होती है, कोई ग्रांट की डिमांड होती है, कोई व्यक्तिगत समस्या है, कुछ ट्रांसफर्स हैं। लेकिन मोटे रूप से जितने विषय होते हैं जो हाथ हाथ हल करने के होते हैं हाथ हाथ कर देते हैं। कुछ डिपार्टमेंट के हिसाब से हमको चंडीगढ़ भेजने होते हैं चंडीगढ़ भेजते हैं, कुछ डीसी लेवल पर देते हैं। लेकिन मोटे रूप से आज 25-26 लोगों से जो बातचीत हुई है उनकी समस्याओं का आंगनबाड़ी में अपना एक डिमांड लेटर दिया है, वो डिपार्टमेंट में दे देंगे और डिपार्टमेंट देने के बाद जैसा वहाँ बुला करके उनसे बातचीत करने के बाद अगर उनका कुछ बनता होगा तो मिलेगा। और अगर पहले से उनको दे दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले भी हमने पर्याप्त एक बार 3,000 रुपये एक साथ उनका बढ़ाया था, तो उस नाते से कोई हरियाणा में आंगनबाड़ी और चाहे हमारे आशा वर्कर हैं, पूरे देश में सब लोगों से ज़्यादा पैसा भी बता रहे हैं। सबके ऊपर हमारा ध्यान है, सबके ऊपर संज्ञान भी लिया गया है। सबको जो दोषी हैं उनको पकड़ेंगे भी, सी उनको सजा भी मिलेगी। इस बार FIR करा दी है, उसका इन्वेस्टिगेशन। अधिकारियों से मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी जवाब दिया और किसान आंदोलन को लेकर भी सरकार की नीति साझा की है। सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने कानून को पढ़ा नहीं है वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये कोई अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है, आखिर ये सारी चीज़ें अधिकांश इसमें से इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट होने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। उन सब ड्यूटीज़ को मिला करके और मार्केट के हवाले ये सारी चीज़ें हैं। डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। चूँकि आज से 4 साल 5 साल में ये 70-80 रुपये से लेकर के और कभी डाउन भी गया था और अब ये 80-90 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो ये 10-15% का एक पिछले 4-5 साल के अंदर ही उछाल आया कुल मिलाकर। अब ये देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हर जो पैसा जेब से किसी से निकलता है, आखिर हमारी भी इच्छा होती है कि ना निकले, कम रहे, तो उसके ऊपर नज़र तो रहती है सरकारों की। फिर भी सरकार का जो रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू अगर किसी भी चीज़ में लिया जाता है वो जनता के हित में ही आता है काम। हमारे कहने से भी पहले केंद्र सरकार ने कह दिया है कि आप इसमें बताइए क्या गलत है। जो आप बताएंगे गलत है उसको ठीक करने के लिए 24 घंटे हमेशा हम तैयार हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल को लेकर के, एक पॉलिटिकल सपोर्ट को लेकर के, जिस प्रकार से एक यानी भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ जुड़े सब लोग एक तरफ और बाकी सब लोग एक तरफ, ऐसे लोग जिनको तीनों कानूनों को पढ़ा नहीं है, जिनको पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो भी विरोध के अंदर शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये कि किसान का विषय नहीं है ये विषय। किसान नेता भी जो पॉलिटिकल एंगल से जुड़े हुए हैं वो इसको देखते इस प्रकार से देखते हैं। आखिर नहीं तो अन्यथा क्या कारण है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। कौन सा ये लॉजिक इनके पास है कि हाँ इस पार्टी के लोग वो नहीं आएंगे, बाकी पार्टी को लोग आते रहेंगे? इसका मतलब है कि लोकतंत्र पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन लोगों ने खड़ा किया है। लोकतंत्र को चैलेंज दिया है कि किसी भी कारण से न तो किसान हित में है, न जनता के हित में है, न किसी पार्टी के हित में है। कुल मिलाकर के मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र के ऊपर हमारा देश। एक तरफ किसान आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ सरकारों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। दरअसल BKU प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अंबाला पंजोखरा साहिब आकर यह बयान दिया था कि जहां भी चुनाव होंगे वहां लोगों को जागरूक किया जाएगा। चढ़ूनी ने बीजेपी को वोट न देने की बात कही थी, जिस पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। नहीं, आंदोलन है वो किसी भी प्रकार से अपना आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। प्रजातंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो जोर ज़बरदस्ती से नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अब डकैत की बात कितनी लोग मानते हैं?
और कितने बाकी किसान नेता उससे सहमत होते हैं, ये देखने की बात है। 370 तो हमने हटा दी, अब इसको कोई भी ताकत दोबारा नहीं लगा सकती। महबूबा मुफ्ती तो हमेशा देश के विरुद्ध बोलती है, देश के विरुद्ध सोचती है, और कश्मीर के लोग भी अब इनकी असलियत को समझ चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। पिछले 88 दिनों से किसान आंदोलन जारी है। यूपी के बाद अब हरियाणा में किसानों ने अपनी खड़ी फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया है। जींद के गुलकनी गांव में 2 एकड़ में गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर जोत दिया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको बताएं कि किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए ये कहा था कि किसान अपनी खड़ी फसल को जला देंगे, लेकिन वापस लौटेंगे नहीं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गन्नौर में पुरखास गांव के खेल स्टेडियम में किसान महापंचायत को संबोधित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों का आंदोलन किसानी के अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए शांति और अनुशासन के साथ एकजुट होकर इस संघर्ष में सभी अपना सहयोग दें। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर भी सवाल पूछा। वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे पर एक बार फिर दीपेंद्र ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देने की बजाय विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए थी। और कड़ाके की सेक्टर ने कहा कि भाई आप इन मंचों पे सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर पे राजनीतिक व्यक्ति ना आए। हमने उसका सम्मान किया, हमने पूर्ण समर्थन दिया। मैं आपने स्वयं देखा था कितनी बार वहाँ पे गया, मगर मंच पे नहीं गया। इसी प्रकार से जब ये बात आई कि गाजीपुर की जब पूरी प्रेफरेंस हुआ था अगले दिन कि जाके कि यहाँ पहुँचे, वहाँ सपोर्ट करें, तो देश की संसद में सबसे पहले मैं ही गाजीपुर बॉर्डर गया। इकलौता सांसद मैं उस दिन गाजीपुर बॉर्डर गया जब उन्होंने बुलाया। तो जब किसान संगठन जो भी इसकी रूपरेखा जो है, कोई हम इसका नेतृत्व नहीं कर रहे, इस आंदोलन का नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, इसमें शामिल किसान है। हमारा पूरा समर्थन इस किसान आंदोलन के साथ है। तरफ आर्थिक मंदी की वजह की चपेट में आज हर कोई है। दूसरी तरफ डीजल, पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम 70 साल के इतिहास में आज तक इतने महंगे नहीं हुए जो मैंने संसद में बात रखी। 70 साल के इतिहास में इतने महंगे ना दाम हुए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के, ना डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस पे इतना टैक्स वसूला गया 70 साल में, जितना इस सरकार में वसूला जा रहा है। लड़ाई लड़ी जाती है बीजेपी के आगे सरेंडर होके नहीं, बीजेपी को हरा कर। अभी पंजाब में निकाय चुनाव थे, अगर कांग्रेस कहती कि हम सरेंडर होते हैं, हम इस्तीफे देते हैं, हम लड़ेंगे ही नहीं, वॉक ओवर देते हैं। बड़ौदा में चुनाव था, हम कहते हैं वॉक ओवर देते हैं। इन्होंने वॉक ओवर दिया नगर निगम सोनीपत में चुनाव में, तो कैंडिडेट भी नहीं खड़े गए सारे शहर में, किसी शहर में। तो बीजेपी को हराकर, जब तक बीजेपी को झटका प्रजातंत्र के अंदर, जब तक किसी सरकार को हराकर उनको झटका नहीं दिया जाएगा, उनको वॉक ओवर देकर अगर कोई लाभ हो, तो देश में बहुत सी, हर प्रदेश में विपक्ष है, सारा विपक्ष इस्तीफा देते उनकी सरकार अगर गिरती हो तो। मगर प्रजातंत्र के अंदर जो 23 की 23 जो प्रदेश हैं, उनमें अगर विपक्ष इस्तीफा देगा तो क्या सरकारें वो गिर जाएंगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में घोटालेबाजों की सरकार है। कोई भी पक्ष चुप नहीं, हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं और हर रोज़ पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ रही है और ये किसान पर भी बहुत मार पड़ रही है, आम आदमी पर मार पड़ रही है। और ख़ास तौर पे जो हरियाणा सरकार है, इसने भी जो वेट डबल से ज़्यादा कर दिया हमारे समय में, तो कम से कम हरियाणा सरकार को तो अपनी वो बढ़ाया हुआ वेट वापस लेना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। तो क्या लगता है कि टोल टैक्स बंद है, कहीं उसका पैसा भी इसमें ऐड ऑन किया जा रहा है? ये तो जो बताया ना, जब ये वैट ही डबल से ज़्यादा कर दिया। हरियाणा सरकार को टोल टैक्स हरियाणा सरकार को थोड़ा मिलता था, लेकिन इसको कमाई का साधन ना बना के लोगों को राहत देनी चाहिए ताकि किसान को कुछ राहत मिले। और इसकी वजह से जितनी इसके दाम बढ़ रहे हैं, खाद की भी कीमत बढ़ेगी, पेस्टिसाइड्स की भी बढ़ेगी और महंगाई
गुरुग्राम मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने 286 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के मानेसर गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव ने ये पूरी जांच की थी। क्या है ये पूरा मामला और किस किस की संपत्ति को अटैच किया गया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। गुरुग्राम मानेसर जमीन घोटाले में ईडी अब एक्शन में आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 286.9 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दूसरा आरोप पत्र दायर कर ये बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ने डोव इंफ्रा की 108 करोड़, पार्शल सेरियतम लैंड एंड हाउसिंग की 78.9 करोड़, एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड की 3.39 करोड़, गुरुग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर की 25.53 करोड़, फ्रंटियर होम डेवलपर की 52.2 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। इस पूरे मामले को मानेसर गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव ने उठाया था। अब भी ओम प्रकाश यादव का कहना है कि 1700 करोड़ के इस घोटाले में तमाम जांच पूरी होने के बावजूद पीड़ित किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सीबीआई जांच और ईडी की जांच चल रही थी। उसी दौरान ये जो जमीन थी, इसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इंटरनल रोडों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया और हमारी इस जमीन पे सटे था। सटे के बावजूद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से ये जितने भी बिल्डर थे वो मुआवजा उठा ले गए और अच्छे रेट का मुआवजा उठा ले गए। जिस ज़मीन को इन्होंने 25 लाख रुपए में ख़रीदा था, उस ज़मीन का ये मानेसर का तो 5 करोड़ 41 लाख के हिसाब से उठा ले गए और नौरंगपुर का 7 करोड़ 43 लाख के हिसाब से उठा ले गए। जो ज़मीन इन्होंने सस्तों में ख़रीदी थी, उस ज़मीन का ये मोटा मुआवजा उठा के चले गए। इस मामले में आरोप है कि जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों से बिल्डरों ने औने पौने दामों पर जमीन खरीदी थी, लेकिन 24 अगस्त 2007 को सरकार ने जमीन अधिग्रहण का फैसला वापस ले लिया था। उस वक्त जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ थी। इसके बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा था, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा मसले को लेकर राजनीति भी लगातार तेज हो रही है और कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इन सब लोगों के बारे में कहा है और आगे भी कोर्ट ही फैसला कर रही है। तो जो इसमें सरकार के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो फैसला करना है कोर्ट ने करना है। अगर कोई दोषी है तो सजा भी कोर्ट दे रही है और किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो रही तो वो भी कोर्ट कर रही है, ईडी कर रहा है। और किसी को और मुआवजा भी देना है या देना नहीं देना, कितना तय करना, वो सब कोर्ट तय करेंगे। जो लोग अब उसमें फंस चुके हैं, जिनके प्लॉट फ्लैट है, तो कोर्ट उनका भी संज्ञान ले रही है। सबके साथ न्याय करना है, किसान के साथ भी, जो जिन्होंने प्लॉट फ्लैट बुक कराए उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। तो सभी के साथ न्याय। अब ईडी के एक्शन के बाद बिल्डर्स पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है, लेकिन शिकायतकर्ता का मानना है कि अभी तक जमीन के मालिकों को इंसाफ नहीं मिल सका है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद अब उम्मीदें जगी हैं कि बिल्डरों की बुरी नीयत का शिकार हुए किसानों को उनका हक वापस मिल सकेगा। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अंबाला शहर में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले मेयर शक्ति रानी शर्मा सेक्टर 10 के गुरुद्वारा साहिब में पहुंची, जहां वे सुरजीत कौर, माता इंद्रजीत, मेंबर ग्राम पंचायत रतनगढ़ के भोग अरदास में शामिल हुई। इसके बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा ने दुर्गानगर स्थित खेड़ा में पूजा अर्चना की, साथ ही भंडारे में शामिल हुए। इस मौके पर दुर्गानगर वासियों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रीति शर्मा, तेजपाल मंगा, राजकुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 1 से पार्षद जसबीर सिंह, वार्ड नंबर 5 से पार्षद राजेश मेहता, वार्ड नंबर 2 से पार्षद फकीर चंद और राजाराम मौजूद रहे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे में अरदास का कार्यक्रम और वहां पर मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची, लोगों से मिली, उनका जोरदार स्वागत भी किया गया और उसके बाद वो मंदिर में पहुंची और वहां पर पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लिया और लंगर की व्यवस्था की गई थी, जहां पर कई लोगों को लंगर खिलाया गया। अंबाला के सुलर गांव में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शोभा यात्रा में पहुंचकर
लोगों को बधाई दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान रिबन काट शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस दौरान मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का भव्य स्वागत किया। आपको बताएं कि ये शोभा यात्रा 11 गांवों में की जाएगी। और चरखी दादरी में रिश्वत कांड का वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी जागे और खंड के समाज, शिक्षा और पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। दरअसल इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए और उपायुक्त राजेश जोगपाल ने जोजू कला के अधिकारी सुरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। ये वीडियो शहर के लोगों के पास पहुंच गया था, जिसके चलते विभाग की किरकिरी हो रही थी। सर्व कर्मचारी संघ के कुछ और दूसरे कर्मचारी संगठन के नेताओं ने हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला के विधायक नैनपाल रावत को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे मार्च के महीने में सभी मंत्री और विधायकों के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल वेयर हाउस में रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के साथ साथ कई दूसरी मांगों को लेकर ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। चुनावी घोषणा पत्र में वायदे बीजेपी जेजेपी ने किए थे, आज उनको लेकर के हमने तमाम विधायकों को ज्ञापन हम दे रहे हैं। उसी कड़ी में नैनपाल रावत जी जो हमारे पृथला के विधायक हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। एक तो जो वेयर हाउस में हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उस कोष में पैसा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से उनको पेंशन में दिक्कत आ रही है। तो वेयर हाउस के तो चेयरमैन रावत साहब ही हैं, तो इनके सामने हमने इस बात को रखा है और उन्होंने कहा कि भाई हम इसका समाधान करेंगे। ठेका प्रथा है भ्रष्टाचार की जर्नी, शोषण की पोषक, जो भ्रष्टाचार का सरकार बार बार दावा करती है ख़त्म कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ावे वाली नीति हैं। अगर ठेका प्रथा नहीं बंद होगी तो सरकार का दावा झूठा है कि भ्रष्टाचार रोकेंगे हम। इसका मतलब ये आगे संस्थागत रूप धारण भ्रष्टाचार ने कर लिया है। दक्षिण हरियाणा कंज्यूमर CJRF से जुड़ी बिजली की समस्याओं को लेकर DHBVN अधिकारी संजीव चोपड़ा ने खुला दरबार लगाया। इस दौरान उपभोक्ताओं ने समस्याओं का निपटारा कराया। बिजली निगम की तरफ से जेई और उनके आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी खुले दरबार में मौजूद रहे। कई उपभोक्ताओं ने बिजली से जुड़ी शिकायतें की। आपको बताएं कि लोगों को बिजली कार्यालय ना जाना पड़े, इसलिए खुला दरबार लगाया गया। आपको बताएं कि प्रदेश के हर जिले से बिजली की समस्याओं को लेकर एक कोर्ट बनाई गई और इसी सिलसिले में पुराने कार्यकाल में काम कर रहे इंजीनियर संजीव चोपड़ा ने कोर्ट का आयोजन किया। बिजली के बिल की समस्याओं का निवारण का निर्णय लेते हुए लोगों को आमंत्रित किया। हम आपको तुरंत इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे। आपका जब तक बिल ठीक ना हो जाए तब तक कोई भी निगम का कोई कर्मचारी अधिकारी आपका बिजली का कनेक्शन नहीं काट सकता। उसका इंटरिम ऑर्डर हम तुरंत पास कर देते हैं। बहुत सी बार ऐसी समस्या आती है कि किसी कारण को लेके, कोई डिस्प्यूट को लेके इतना अमाउंट खड़ा हो गया, कभी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जिसका डिस्प्यूट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन निगम के कुछ अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी करनी है और वो आपके पास डिस्कनेक्शन के लिए पहुंच सकते हैं, तो आप तुरंत प्रभाव से CJRF में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दें। हमें अगर फ़ोन पे भी बता देंगे अगर कोई बहुत ऐसी समस्या है, तो उसका हम तुरंत प्रभाव से उसका इंटरिम ऑर्डर पास कर देते हैं, कर सकते हैं और करते भी हैं, जिसमें आपका जब तक आपका डिस्प्यूट रिड्रेस नहीं हो जाएगा, क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक आपका डिस्कनेक्शन नहीं किया जाएगा। सोनीपत जिला कारागार में उस समय सनसनी फैल गई जब जगबीर नाम की कैदी की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। जगबीर पर कुख्यात बदमाश संजय बुटाना की हत्या का दोषी वो था और कल ही फरीदाबाद से सोनीपत जेल में शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दरअसल साल 2008 में सोनीपत के कुख्यात बदमाश संजय बुटाना की जिला कोर्ट परिसर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में जगदीश भी शामिल था और उसे कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन कल उसे फरीदाबाद से सोनीपत जेल में शिफ्ट किया गया तो सोनीपत जेल में संजय बुटाना गैंग के कुछ बदमाशों ने उसकी पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या के बाद जिले में सनसनी फैल गई।
बटा 2021 मुकदमा है सदर गोहाना का, उसमें आया था अंदर। और इससे पहले यही पता लगा है जेल के पूछने से, अगले ने 2008 में संजय बुटाना का मर्डर किया था। सर अंदर किसने मारा, किस चीज़ से इसको मारा, क्या शरीर पर निशान मिले हैं? इसके सिर पे और छाती पे निशान और गला इसका पड़ने से दबाया हुआ है। अंदर ही मार दिया इसको, जेल के अंदर? हाँ, यहाँ से तो हॉस्पिटल भेजा था, लेकिन वहाँ से ब्रॉड डेड हुआ है। मामला दर्ज कर लिया? हाँ, दरखास्त दे रहे हैं और एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और 176 की कार्रवाई मजिस्ट्रेट साहब आके सर एफएसएल टीम वगैरह को? हाँ, एफएसएल टीम वगैरह को हमने बुला लिया है। फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।